It is a program of the book release, Who Changed the Constitution. It's a very good subject. And on this occasion, जो मंच पे उपस्थित हैं श्री आर अशोक जी, लीडर ऑफ अपोजिशन कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली, श्री एन महेश जी, फॉर्मर मिनिस्टर, श्री विकास कुमार पी, ऑथर ऑफ दिस बुक, श्री रोहित चक्र तीर्थ जी, पब्लिशर ऑफ दिस बुक, आदरणीय बीएल संतोष जी, जो हमारे पार्टी के महामंत्री संगठन भी हैं, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन, और हमारे मार्गदर्शक भी हैं, और श्री चलवाड़ी नारायण स्वामी, लीडर ऑफ अपोजिशन इन अपर हाउस। और इस प्रोग्राम में उपस्थित सभी मेरे साथीगण, प्रेस के साथीगण, देखिए मैं कुछ हिंदी कुछ इंग्लिश ऐसे बीच में बोलूंगा। सब्जेक्ट को मैं कंटिन्यू करता हूं। जो अभी हमारे महेश जी ने जो सब्जेक्ट लिया उसको मैं एक कंटिन्यू करता हूं, और थोड़ा कुछ चीजों को मैं बताना चाहूंगा कि कैसे बाबा साहब के साथ कांग्रेस ने धोखा किया और उनको परेशान किया और उनको अपमानित किया। सबसे पहले आप जिक्र करेंगे जब ये घोषणा हो गई कि इस देश को आजाद करके अंग्रेज जाएंगे, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने की बात आई। यू अंडरस्टैंड हिंदी ना? नो प्रॉब्लम ना? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने की बात आई कि हम संविधान बनाएंगे, संविधान हमारे द्वारा ही बनना चाहिए, ऐसा विषय महात्मा गांधी जी ने भी रखा और ये विषय राजेंद्र प्रसाद जी और उन लोगों ने भी रखा। तो बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कैसे जाएं? ये कांग्रेस वाले कहते हैं ना कि बाबा साहब के लिए हमने ये किया। मैं ये बताना चाहता हूं कि उनका स्टेट था बॉम्बे, जो प्रेसिडेंसी था, वहां से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को नहीं चुना गया, जानबूझ करके नहीं चुना गया। तो हमारे यहां जो दलित समाज के लोग थे, जिस समय बाबा साहब ने एक संगठन बनाया था, उसको शेड्यूल कास्ट फेडरेशन कहते थे, उससे जुड़े हुए लोगों में असंतोष आया, अनरेस्ट, कि ये क्या हुआ। अगर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं होंगे तो हमारे हितों की रक्षा कौन करेगा? तो बंगाल से आवाज आई, पंजाब से आवाज आई, एक आंध्रा के, मैं नाम भूल रहा हूं, एनजी रंगा ही थे शायद, हैं? नहीं, एनजी रंगा करके थे, और एक एमआर जयकर थे पूना के। इन लोगों ने कहा डॉक्टर अंबेडकर अगर नहीं है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में तो ये इतना बड़ा वर्ग ऐसे छूट जाएगा। तो कांग्रेस ने कहा हम कुछ लोगों को ले आए हैं, जगजीवन राम जी को ले आए हैं, ऐसी बातें करते रहे। डॉक्टर अंबेडकर को नहीं लाना था, लेकिन जोगेंद्र नाथ मंडल, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हमारे अभी शांतनु ठाकुर हैं हमारे मंत्री परिषद में, केंद्र में, उनके दादाजी, उन सब ने, वो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, उन सब ने रिक्वेस्ट की कि बंगाल आ जाइए, हमारे पास 4-5 वोट हैं, हम आपको कास्ट करेंगे और आप चुनाव जीत जाओगे। तो डॉक्टर अंबेडकर बॉम्बे के रहने वाले थे और लड़ने गए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चुनाव बंगाल से। जयसूर खुलना करके एक जगह थी, वहां से, जयसूर खुलना, वहां से जब चुनाव हुआ, बाबा साहब चुनाव जीत गए तो बहुत बड़ा फंक्शन कलकत्ता में हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आ गए, पहला सत्र हुआ। मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीजें हैं, और इन्होंने तो पूरा अध्ययन किया होगा, रोहित जी ने, मुझे लगता है, और इन्होंने भी किया होगा, विकास जी ने भी, कि पूरा उसमें एक मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र आता है। आगे पहला सत्र हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का,
जवाहरलाल नेहरू जल्दी में थे। उन्होंने 9 दिसंबर 1946 को एक भाषण दिया कि इसके कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, वो आज ही तय कर दो। अब नेहरू जी उस समय हीरो थे, कांग्रेस के लिए तो हीरो थे, देश में भी ऐसा लग रहा था भी नेहरू जी बहुत बड़े आदमी हैं, और इंटरिम गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर भी थे, तो उनकी बात को कौन टाले। लेकिन जब ऑब्जेक्टिव रखे उन्होंने, एक लंबा भाषण दिया, उसके बाद शुरू में सच्चिदानंद जी थे पहले दिन, लेकिन बाद में चुनाव हो गया और राजेंद्र प्रसाद जी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन चुने गए। उसके बाद भाषण समाप्त हो गया, एमआर जयकर खड़े हुए कि आई हैव ए सम ऑब्जेक्शन, तो बड़ा विरोध हुआ कि ये नेहरू जी की बात पे ऑब्जेक्शन कर रहा है। उन्होंने कहा मैं अमेंडमेंट तो दे सकता हूं, मेरा राइट है, आई एम ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो संविधान बनाने के लिए बनी है, संविधान सभा जिसको हम कहते हैं, तो मेरा राइट है, आप मेरा राइट कैसे मार सकते हो। तो राजेंद्र प्रसाद जी ने उनको अलाउ कर दिया। तो एमआर जयकर बोले, वो थोड़ा नेहरू जी के खिलाफ बोल गए, वातावरण थोड़ा गड़बड़ हो गया। उसी बीच में राजेंद्र प्रसाद जी ने किस कारण से, क्या उनको जानकारी थी ये पता नहीं, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का नाम पुकार लिया। वो दिन था 17 दिसंबर, नेहरू जी बोले थे 9 दिसंबर, तब तक ये चलता रहा, बीच में छुट्टियां आ गई और एमआर जयकर का अमेंडमेंट आ गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग कह रहे थे कि अमेंडमेंट को रिजेक्ट करो, और राजेंद्र प्रसाद जी चाह रहे थे कि इसमें चर्चा हो जाए। तो कौन चर्चा करे। अब जैसे ही डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का नाम पुकारा, कांग्रेस के लोगों को लगा कि आज हम इसको धो डालेंगे। हेट तो थी, आप सही कह रहे थे, कांग्रेस के लोगों के मन में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के प्रति बहुत हेट थी। ब्रिटिश के एजेंट, जो अब मैं कुछ समझ पा रहा था, जो आपने कहा ब्रिटिश के एजेंट है, देशभक्त नहीं है, ये कई चीजें आरोप लगा रहे थे वो। और जैसे ही बाबा साहब खड़े हुए, उन्होंने चारों तरफ देखा, पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, इधर देखा, उधर देखा, उधर देखा, और उन्होंने कहा कि हम संविधान बनाने बैठे हैं। ये अलग अलग छावनियों में जो आप सोच रहे हो ना कि एमआर जयकर ने एक प्रस्ताव रखा अमेंडमेंट का, आप इतना आग बबूला हो गए, आपको धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। एमआर जयकर भी विद्वान आदमी हैं, इनके अमेंडमेंट को आप ऐसे कैसे रोक दोगे। इसकी बात तो सुनो और मेरी बात भी सुनो। जब वो बोलने लगे कि आप सब छावनियों में बैठे हो, अभी काम है देश को एक करने का, उन्होंने कहा मैं भी एक छावनी का आदमी हूं, लेकिन अब मैं देश को एक करने के लिए यहां खड़ा हूं। देश को एक बनाना है और देश को श्रेष्ठ बनाना है, ये बाबा साहब ने कहा 17 सितंबर 1946 को। देश तो आजाद बाद में होता है। और जब उनका भाषण हुआ तो राजेंद्र प्रसाद जी बहुत गदगद हो गए कि यार ये तो बहुत जानकार है। कितना जानकारी से उन्होंने देश के बारे में तस्वीर खींची, और किस तरह से नेहरू जी के प्रस्ताव का भी थोड़ा बहुत समर्थन किया और एमआर जयकर के प्रस्ताव का काफी समर्थन करके लोगों को अपने साथ जोड़ लिया। और देश को श्रेष्ठ बनाना है, देश को एक रखना है, यूनिटी रखनी है। अगर यूनिटी नहीं रहेगी, हम नहीं रहेंगे, तो हम किसको मुंह दिखाएंगे। ये जब कहा तो बहुत तालियां बजी और राजेंद्र प्रसाद तो बहुत गदगद हुए, बुला करके बाबा साहब को धन्यवाद दिया कि भाई आप बहुत बड़े आदमी हो, मुझे तो इतना पता नहीं था। अब क्या होता है, कांग्रेस को जलन हो गई कि इतनी प्रशंसा हो गई डॉक्टर अंबेडकर की। नेहरू जी की भाषण की इतनी नहीं हुई जितनी बाबा साहब के भाषण की प्रशंसा हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो एक आदमी आया था भारत में, या बाहर ही था वो, तो भारत में आया ही नहीं, रेडक्लिफ, उसको एक काम दिया था देश को 2 भागों में बांटने का। कोई नक्शा दिया था, पता नहीं क्या दिया था, उसको काम दिया था, 3-4 महीने का समय भी दिया था रेडक्लिफ को। वो पता नहीं लंदन बैठे कुछ कर रहा था, कई गांव बांट दिए उसने। तो इसमें बाबा साहब का जो एरिया था वो पूर्वी पाकिस्तान में डाल दिया, जहां से बाबा साहब जीत करके आए थे ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, बड़ी मुश्किल से। उसको
ईस्ट पाकिस्तान में डाल दिया। ये जो आप देशभक्ति की बात कर रहे हो ना, डॉक्टर अंबेडकर राजेंद्र प्रसाद के पास आए, बोला मुझे फोर्स कर रहे हो क्या पाकिस्तान जाने के लिए? आई विल नॉट गो टू पाकिस्तान। ये बाबा साहब के शब्द हैं इन फ्रंट ऑफ राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद जी ने पता किया भाई ये क्या हुआ, ये एरिया क्यों डाल दिया पूर्वी पाकिस्तान में। तो पता चला कि इस रेड क्लिफ ने एक फॉर्मूला तय किया था, जिस जिले में, जिस प्रोविंस में 50% से ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है, दैट विल गो टू पाकिस्तान, आइदर वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। यहां ये 50% से ज्यादा पॉपुलेशन है ऐसा माना गया, इसलिए ये एरिया ईस्ट पाकिस्तान में चला गया। बाबा साहब चीजों की जानकारी रखते थे। उन्होंने कहा ऐसा है क्या, मैं पता करूंगा। उन्होंने अपने लोगों से पता किया। उन्होंने कहा सर ये झूठ बोल रहे हैं कांग्रेस वाले, आपके जिस जगह से आप जीते थे वहां 48% पॉपुलेशन है मुस्लिम, 52% हिंदू है, ये आपका एरिया कैसे डाल सकते हैं ईस्ट पाकिस्तान में? तो डॉक्टर अंबेडकर आर्ग्यूमेंट के आदमी थे, आर्ग्यू करने फिर आए कहां पे? राजेंद्र प्रसाद जी के पास, वही चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। तो जब वो आर्ग्यू कर रहे थे तो एमआर जयकर बैठे थे। उन्होंने कहा यार मैंने इस्तीफा दे दिया था क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा, मेरा बहुत वोटिंग हुई, मेरे खिलाफ बोले लोग कांग्रेस के, तो मुझे लगा यार ये तो ठीक नहीं है, मैंने इस्तीफा दे दिया। फिर मेरे पास नेहरू जी का फोन आया कि नहीं आप इस्तीफा दो, अच्छी बात नहीं है, पहला ही मेरा भाषण था, आप वापिस ले। अब जो मैं डॉक्टर अंबेडकर की बात सुन करके मैं कहता हूं कि इनके लिए कोई जगह ही खाली नहीं है, तो एमआर जयकर ने कहा कि मैं इस्तीफा देता हूं, अब नेहरू की बात भी नहीं मानूंगा और मैं इस्तीफा देता हूं, जगह खाली करता हूं, मेरी जगह डॉक्टर अंबेडकर के ले आइए। ये एमआर जयकर का कंट्रीब्यूशन था, इसको भी भूल गए लोग, ये एमआर जयकर का कंट्रीब्यूशन था। और उसके बाद तो खैर जब राजेंद्र प्रसाद जी भी लगे, सरदार पटेल भी लगे, सबको कहा, यहां बॉम्बे का जो चीफ मिनिस्टर था उसको भी लेटर भी मिल गया, हमें आजकल लेटर मिल गया कि भाई डॉक्टर अंबेडकर को लाओ, बहुत विद्वान आदमी है। अब ये देशभक्ति का उदाहरण कितना शानदार उदाहरण है कि मुझे फोर्स कर रहे हो पाकिस्तान जाने के लिए, आई विल नॉट गो टू पाकिस्तान, ये डॉक्टर अंबेडकर है। ताली तो जोर से बजाइए भाई। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जोरदार घटना होती है। अब वो आ गए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। अब ये कांग्रेस वाले कई बार कहते हैं हमने इनको ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया, ये सब कवर अप करते हैं जी चीजों को। नेहरू जी ने एक लेटर लिखा, हमारे किशोर मकवाना आजकल एक शेड्यूल कास्ट जो कमीशन बना है उसके चेयरमैन है, बहुत अच्छे राइटर हैं, गुजरात से आते हैं, हमने काफी इसमें डिस्कशन किया। एक जो बहुत अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे वो मद्रास में थे उस समय, उनको लेटर लिखा नेहरू जी ने, मैं अभी नाम भूल रहा हूं, आ जाएगा नाम। तो उन्होंने इन रिटर्न में लेटर वापस लिखा कि पंडित नेहरू क्या कह रहे हो, मैं कॉन्स्टिट्यूशन बनाता हूं, ठीक है मैं एक्सपर्ट हूं, लेकिन आपके देश में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बैठे हैं ना, वो मेरे से ज्यादा जानकार हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। मैंने उनको लंदन में देखा है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में देखा है, डॉक्टर एडविन से बहस करते हुए देखा है। आप एटली जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली लेबर पार्टी के, उनसे बहस करते हुए देखा है। बहुत अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट है, आप उनको है बना दीजिए। तो ये सब चीजें कांग्रेस तो अपना आप ही क्लेम करती है, ये चीजें आई, फिर पता चला राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि नहीं ये बहुत अच्छे आदमी हैं, ऐसे करके इनको कॉन्स्टिट्यूशन इसमें ड्राफ्टिंग कमेटी में मेंबर बनाया, फिर चेयरमैन बनाया। अब एक चीज और आपको यहां कहता हूं, कांग्रेस क्या कर रही है। कभी कभी कहती है हमने बाबा साहब को पहला लॉ मिनिस्टर बनाया, अभी जिक्र कर रहे थे आप, क्या हुआ, देश को आजाद करना था, एटली ने कहा हम जल्दी आजाद करेंगे, पहले 48 तय किया था, फिर 47 कर दिया, जल्दी आजाद करेंगे, आप नाम दीजिए, मंत्रिमंडल बनाएंगे। मंत्रिमंडल कैसे बनता है हम में से इतने को जानकारी नहीं है, बीएल संतोष जी को अच्छी तरह से जानकारी है। एटली ने कहा, क्योंकि ये उस सिस्टम के पार्ट है, एटली ने कहा कि आप 14 नाम भेजिए, 14, 5 हिंदू भेजिए, 5 मुसलमान भेजिए, 3 ये अलग सिख पारसी ऐसे ईसाई और बुद्धिस्ट, ऐसे एक दलित ऐसे भेजिए। अब ये 14 नाम भेजने थे।
अब यहां डॉक्टर अंबेडकर दलित कोटे में तो जाना चाहिए नाम, लेकिन नहीं भेजा। किसका भेजा? जगजीवन राम जी का भेजा। जब भेजा नाम तो पूरे देश में आंदोलन था कि हमारा लीडर तो डॉक्टर अंबेडकर है। जगजीवन राम जी की और बाबा साहब की एज में डिफरेंस भी है, तो बहुत तार गए वहां एटली के पास। तो वार्ता हुई, उस वार्ता में बाबा साहब को कहा कि ठीक है, ऐसा करते हम जगजीवन राम जी को हटा करके आपको मंत्रिमंडल में बना देते। उन्होंने कहा नो नो नो, मैं इसके लिए पैदा नहीं हुआ हूं कि मैं मंत्री बनूं। मैं आपसे यह आर्ग्यू करने आया हूं कि आपने 5 जो कैबिनेट की सीट है वो हिंदुओं के लिए रखी, ओके एग्रीड। आपने 5 की सीट मुसलमानों की क्यों रख दी? उनकी पॉपुलेशन में और हिंदुओं की पॉपुलेशन में बहुत गैप है, और जितनी मुसलमानों की पॉपुलेशन है इतनी ही दलितों की पॉपुलेशन है, और आपने दलितों के लिए 1 सीट रखी, मुसलमानों के लिए 5 रख दी। इसके लिए आया हूं मैं तो। और जब जोरदार आर्गुमेंट किया तो एटली नरम हो गया। उसने कहा यार ये तो गलती हो गई। तो नेहरू को फोन किया, क्या कर रहे हो भाई तुम ये? तब जाकर के जगजीवन राम भी मंत्री रहे और डॉक्टर अंबेडकर भी मंत्री बने। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर बने हैं। उन्होंने जगजीवन राम जी को रिप्लेस नहीं किया। उन्होंने कहा मैं इसके लिए आया ही नहीं। और जगजीवन राम जी सीनियर है, एक साल सीनियर है डॉक्टर अंबेडकर से मंत्रिमंडल में। कभी मंत्रिमंडल के पुराने फोटो देखना, जगजीवन राम जी थोड़े इधर बैठे हैं और बाबा साहब इधर बैठे हैं, क्योंकि जगजीवन राम जी 1 साल सीनियर हो गए थे। और जूनियर कितना फर्क था, 15-16 साल उम्र में फर्क था। दलित समाज के लोग कह रहे थे भाई हमारा तो लीडर ही डॉक्टर अंबेडकर है, लेकिन कांग्रेस को डॉक्टर अंबेडकर पसंद नहीं था। अब ये डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेकर के दलित समाज के वोट उनको चाहिए, इसलिए वो बाबा साहब का नाम जपता है। अदरवाइज वो डॉक्टर अंबेडकर के सख्त खिलाफ थे। मैं कहना चाहता हूं इस मंच से, एकदम खिलाफ थे। उसके बाद आगे ड्राफ्टिंग कमेटी में, अब जिनका ये जिक्र कर रहे थे हमारे महेश जी, ड्राफ्टिंग कमेटी में जितने भी आर्टिकल आए हैं इंक्लूडिंग प्रीएम्बल, सबकी पायलटिंग डॉक्टर अंबेडकर ने की है, सबकी। कोई अमेंडमेंट आया, डिस्कशन हुआ, उसकी फाइनल रिप्लाई भी बाबा साहब अंबेडकर ने की है। लेकिन आर्टिकल 370 की नहीं की। आप समझोगे क्यों? आर्टिकल 370 306A के रूप में आया था। राजेंद्र प्रसाद जी के पास जब पहुंचा तो उन्होंने बाबा साहब को बुलाया कि भाई ये क्या मसला है। नेहरू जी तो यूएस गए हुए हैं और बार बार मुझे कह रहे हैं गोपाल स्वामी अयंगर कि इसको नेहरू जी चाहते हैं कि ये अडॉप्ट होना चाहिए 306A। उसके बाद कई आर्टिकल जुड़ गए, इसलिए वो 370 हुआ बाद में। समझ रहे हो ना आप? पायलटिंग किया 306, लेकिन वो डिस्प्यूट में पड़ गया। बाबा साहब ने कहा क्या कर रहे हो आप? ये तो मैंने शेख अब्दुल्ला को मना कर दिया था, ये क्यों लाए हो आप? तो उन्होंने कहा भी ये तो गड़बड़ हो गया। तो 306 एक और पास हुआ, इसको 306A करके और डाल दिया। और 4 आदमियों से लेटर लिए शेख अब्दुल्ला ने कि स्पेशल प्रोविजन होने चाहिए, कश्मीर अलग है, ये अलग है, मुस्लिम ज्यादा है, और ऐसे करके 306A डाल करके छोड़ दिया। ये अमेंडमेंट आएगा इसमें। अब क्या हुआ उस दिन, जिस दिन ये 306A आए, उससे पहले की घटना और बताता हूं। कई बुक्स में आई, नेहरू जी ने कोशिश की, शेख अब्दुल्ला जी को कहा कि आप यार डॉक्टर अंबेडकर से मिल लो ना एक बार, तुम मेरे दोस्त तो हो, मैं भी चाहता हूं कि मैं भी ये नेहरू जी के कोट हैं, कई जगह हैं, मैं भी भारत का प्रधानमंत्री हूं, तुम भी कश्मीर के प्रधानमंत्री बनो, ये मैं चाहता हूं, लेकिन तुम पहले डॉक्टर अंबेडकर से मिल लो, वो जिद्दी आदमी है, ये कई बुक्स में है, आप मिल लो। तो शेख अब्दुल्ला एक बार मिलने चले गए। डॉक्टर अंबेडकर से चर्चा हुई तो डॉक्टर अंबेडकर ने क्या, भाई यू वांट कम्युनिकेशन फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट, यू वांट ऑल डेवलपमेंट फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट, ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यू वांट रुपी फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट एंड यू वांट स्पेशल स्टेटस। वाई? प्राइम मिनिस्टर आपका अलग हो, कॉन्स्टिट्यूशन भी आपका अलग हो, और आपका फ्लैग भी अलग हो। नो नो नो, इट इज अगेंस्ट नेशनल इंटेग्रिटी एंड यूनिटी, आई विल नॉट अलाउ। लेकिन वो थोड़ा बहस करने लगे तो उन्होंने फाइल फेंक दी, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने फाइल फेंक दी।
तो वो शेख अब्दुल्ला फाइल लेकर के गए और नेहरू जी को फोन किया, टेलीफोन, लाइटनिंग कॉल लगती थी उस समय, लाइटनिंग कॉल से फोन लगाया यूएस में कि मेरे को तो अपमान कर दिया डॉक्टर अम्बेडकर ने। तो षड्यंत्र रचा गया, कॉन्स्पिरेसी रची गई कि 306A कौन पायलट करेगा। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर में से ही मेंबर थे वो गोपाल स्वामी अयंगर, उनको राजी किया और वो एग्री हो गए। अब ये कई बार कांग्रेस वाले कहते हैं कि बाबा साहब उस दिन हाउस में थे, वो आफ्टरनून में थे हाउस में, उस समय उनकी तबीयत खराब हुई थी तो दिखाने गए थे, तब इस अवसर का लाभ उठाया कांग्रेस ने कि डॉक्टर अम्बेडकर अभी नहीं है, 2 घंटे एब्सेंट है, दिखाने गए हैं एनएक्सी में, आप इसका लाभ उठाइए और गोपाल स्वामी अयंगर को कहो ये प्रस्ताव फटाफट रखे, क्योंकि नेहरू जी चाहते हैं वहां से यूएस से बहुत बहुत टेलीफोन कर रहे हैं कि इसको जल्दी पास करो। 306 आया, एक मुस्लिम मेंबर है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उसने इसका विरोध किया, बोला क्या कर रहे हो आप, मेरे को स्टेटस क्यों नहीं दोगे, मैं भी एक जगह से आया, वहां नवाब है, ये ठीक नहीं है। लेकिन ये कर दिया। करने के बाद बाबा साहब आए, उन्होंने क्या भी आज क्या बिजनेस किया, उन्होंने कहा साहब वो 306A था ना, वो इसमें आ गया और 370 वो आर्टिकल बन गया, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हो गया। बड़ा भी बहुत बड़ी ब्लंडर हो गई भाई। तो वो गए, इसमें के मुंशी साहब का भी रोल है, औरों का भी रोल है, वो कई लोग गए, बोला राजेंद्र प्रसाद जी ये बहुत बड़ी गलती हो गई है, ये देश को तोड़ने वाला एक आर्टिकल आपने इसमें डाल दिया है, कम से कम इसको टेम्परेरी तो कर दो। तब जाके ये टेम्परेरी हुआ। साहब इसमें डॉक्टर अम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान। अब कहते हैं इसमें हु चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, अभी 2024 के चुनाव में कहा कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलने वाली। किसने बदला भाई संविधान? आप देखिए मिसेस इंदिरा गांधी का जजमेंट आता है, जगमोहन लाल सिन्हा इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज हैं, वो फैसला देते हैं कि मिसेस इंदिरा गांधी, राजनारायण जी ने अपील की थी कि मिसेस इंदिरा गांधी का जो चुनाव है उसमें अनफेयर मीन्स कुछ यूज हुआ है, मिसयूज ऑफ पावर हुई है, चुनाव में रद्द करता हूं। ये कह रहे हैं ना कि हम इंस्टीट्यूशन का सम्मान करते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आपको आ जाना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट में, इंस्टीट्यूशन का सम्मान करना था, तो आपने इंस्टीट्यूशन का सम्मान नहीं किया, आपने आंदोलन करा और रातों रात इमरजेंसी लगा दी। इमरजेंसी में खेल देखिए, ये जगजीवन राम जी ने अपनी किताब में लिखा है, इमरजेंसी कैसे लगी उस बुक में लिखा है। उन्होंने कहा रात को इमरजेंसी लग गई और सुबह 6 बजे कैबिनेट की बैठक। तो जगजीवन राम जी ने कहा भाई ये क्या है, मेरे पास आया प्रस्ताव का, आपको प्रस्ताव करना, ये मुझे समझ में नहीं आया कि जो चीज कैबिनेट से अप्रूव नहीं वो आपने लागू कैसे कर दी। उसी समय से विरोध शुरू हो रहा है जगजीवन राम जी का और संजय गांधी का, उसी दिन से। लेकिन बड़ा प्रेशर था, इंदिरा जी ने समझाया टेलीफोन पे जगजीवन राम जी को, फिर और किस कमलापति त्रिपाठी पता नहीं किसके और किसी से करवाया और करा करके। अब देखिए ना 6 बजे कोई कैबिनेट की मीटिंग होती है क्या? पहले कैबिनेट में अप्रूव होता है कोई चीज, ये तो इमरजेंसी के प्रावधान से भाई किसी ने कभी लागू ही नहीं किए। संविधान से इतनी छेड़छाड़ की आपने इमरजेंसी लगा करके, और अब आप हमें सिखा रहे हो कि आप संविधान बदल रहे हो। संविधान की आत्मा को मार दिया था आपने उस समय। और 6 बजे मीटिंग की कैबिनेट की, 6 बजे, मेरे पास मिनट्स है, साहब ने मंगवाए थे एक बार तो मैंने भेजे थे, मिनट्स है, हमारे लॉ डिपार्टमेंट में है मिनट्स, 6 बजे टाइप किए हुए मिनट्स, टाइम डाला हुआ 6 बजे। 6 बजे कभी कोई सुबह कैबिनेट की बैठक होती है? और ऐसे करके इमरजेंसी लगा दी। उस इमरजेंसी के दौरान क्या क्या किया, फिर एक उमा शंकर दीक्षित था कांग्रेस का नेता, उसने कहा साहब ऐसा एक अमेंडमेंट ले आओ, संविधान का संशोधन करो। क्या कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर लोकसभा, इस पर जो व्यक्ति कैसे ही चुन करके आ गया उसके चुनाव को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। वो अमेंडमेंट भी लेके आ गए, वो अमेंडमेंट भी लेके आ गए। वो तो मोरारजी देसाई की सरकार जब आई जनता पार्टी की तब उसको रिवर्स किया। तो संविधान कौन बदल रहा था भाई? संविधान कांग्रेस बदल रही थी। और फिर
जब बाबा साहब ने कहा ये प्रस्तावना प्रीएम्बल ये संविधान की आत्मा है, उन्होंने 2 आर्टिकल के बारे में कहा, 32 और ये जो प्रीएम्बल, इसमें नई बदलाव होना चाहिए। लेकिन आपने संविधान की आत्मा को ही बदल दिया। बहुत डिबेट करके बाबा साहब ने कहा, ये बाबा साहब ने रोका था, सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर्ड इसकी जरूरत नहीं है। बाबा साहब ने कहा हमारी सोसाइटी अपना आप डेवलप होती है, वाई वी इंपोर्ट सोशलिज्म ऑन आवर सिटीजन। इसलिए केटी शाह का अमेंडमेंट था, केटी शाह नेहरू जी के आदमी थे, उन्होंने कहा लाओ, और बाबा साहब ने जबरदस्त विरोध किया। इसलिए ना समाजवाद आया ना धर्मनिरपेक्षता आई। इंदिरा जी ने 42nd अमेंडमेंट में भारत के संविधान की आपने प्रस्तावना ही बदल दी, और फिर हमें कहते हो कि हम संविधान बदल रहे हैं। हम संविधान बदल रहे हैं सामाजिक न्याय के लिए, ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन देने के लिए, आज गरीब आदमियों को कोई अगर इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है तो उसके लिए। हम ऐसे नहीं बदल रहे हैं। आप अपना संविधान बदल रहे हो अपनी सत्ता को हासिल करने के लिए, लगातार सत्ता में रहने के लिए। 5 साल पीरियड था लोकसभा का। इस देश के संसदीय इतिहास में 6 साल किसने किया? इंदिरा गांधी ने। और हमारे पे आरोप लगा रहे हो। संविधान निर्माताओं ने कहा भाई 5 साल के बाद चुनाव होंगे, और उन्होंने 6 साल कर दिया। वो तो 7 साल कर रहे थे, बाद में विरोध हुआ, और उसके बाद जब वो हार गए दोनों ही, इंदिरा गांधी और संजय गांधी, तो जैसे आए मोरारजी देसाई, जगजीवन राम जी, चरण सिंह जी, जयप्रकाश नारायण ने कहा नहीं इसको वापिस 5 साल करो। तो हम तो संविधान की रक्षा करने वाले लोग हैं। अब आए अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में आपने काफी कहा कि उन्होंने किस तरह से SC/ST के लोगों के लिए, जब इंदिरा साहनी केस में, जुनेजा केस में हमारे रिजर्वेशन के हितों की जब वो रक्षा नहीं हो पा रही थी, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया कि SC/ST के हितों की रक्षा होनी चाहिए, ऐसे अटल जी ने किया। और इसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने तो बाबा साहब का जो सम्मान किया है, कल्पना नहीं कर सकते जी, जो बाबा साहब का सम्मान किया है। मुझे याद है एक चीज अच्छी तरह से, ये जहां बाबा साहब ने अंतिम सांस ली थी, 26 अलीपुर रोड, अभी जो भव्य बिल्डिंग बनी हुई है 100 करोड़ की, पता है ना आपको? उस बिल्डिंग के लिए एक उन्होंने प्रस्ताव लिया कि नहीं ये बनानी चाहिए, क्योंकि अटल जी के समय उसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया था। 5 करोड़ तो अटल जी के समय लग गए। फिर मनमोहन सिंह आगे 10 साल, एक कदम भी फाइल आगे नहीं चली। बराबर अंबेडकरवादी कह रहे थे यह स्थान डेवलप होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। अटल जी ने तो किसी प्राइवेट आदमी की जगह और लेखवा करके उसकी जगह को लिया था और 5 करोड़ रुपए लगाए थे। सत्यनारायण जी जटिया उस समय सोशल जस्टिस और एम्पावर्ड मिनिस्टर थे भारतीय जनता पार्टी से। फिर थावरचंद जी गहलोत आ गए, अभी कर्नाटक में जो राज्यपाल है, उनको कहा गया, हमें भी साथ में जोड़ा गया और लोग भी जुड़े। तो किसी ने कहा साहब 5 करोड़ तो लग गए हैं, अपन इसको 10 करोड़ लगा करके बढ़िया बना देते हैं। मोदी जी ने कहा 10 करोड़ इसमें क्या होगा? उन्होंने एक बिंदी लगाई आगे, बोला 100 करोड़ की लागत से वो बड़ा भवन बनना चाहिए। अब कभी जाकर के देखना, रोज 50,000 आदमी आता है वहां। 26 अलीपुर रोड जहां बाबा साहब 5 साल रहे, रोज करीब 40,000, 50,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 लोग आते हैं। इतनी भव्य बिल्डिंग बनी है। सब नरेंद्र मोदी जी को याद करते हैं कि कितना शानदार संविधान नुमा, वो बिल्डिंग भी संविधान नुमा है। देखिए ना आपने महेश जी, वो बिल्डिंग भी संविधान नुमा। इसके लिए तो नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजानी चाहिए भाई। आपका जब 100वां साल था बाबा साहब का, तो एक वीपी सिंह जी ने कमेटी बनाई थी। अब देखो कांग्रेस ने तो तेल चित्र भी नहीं लगने दिया सेंट्रल हॉल में, भारत रत्न भी नहीं दिया। क्या बाबा साहब भारत रत्न के हकदार नहीं थे? वीपी सिंह आए, अटल जी, अडवाणी जी, हम लोग बाहर से समर्थन कर रहे थे, भारत रत्न दिया, लेकिन उसने एक कमेटी बना दी वीपी सिंह जी ने। कितना टैलेंट कहां से आया? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इतनी विपरीत परिस्थितियों में जीवन जिया, इतना टैलेंट कहां से आया? इसके लिए एक संस्थान बननी चाहिए, उनके माइंड का अध्ययन करने के लिए। उन्होंने जितनी पुस्तकें लिखी है उनका अध्ययन करने के लिए, एंथ्रोपोलॉजी में भी पुस्तक लिख दी, आर्य कहां से आए वो भी पुस्तक लिख दी। वो कह रहे हैं आए नहीं बाहर से। बाबा साहब ने देखो कितना अध्ययन करके कहा। उन्होंने कहा ऋग्वेद में 18 बार आर्य शब्द आया है। बाहर कहां से आता है? बाहर से कहां से आते थे? ऋग्वेद में आर्य शब्द कहां से आए? बाबा साहब ने लिखा है।
तो उन्होंने कहा इसका अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन करने के लिए बीपी सिंह जी ने किया, उसके बाद आगे नरसिंह राव 96 तक ऐसे ही चला गया काम। फिर कुछ गठबंधन की सरकारें आई, अटल जी ने वो स्मारक बनाया, इसमें लगे इतने में फिर दूसरे आगे, मनमोहन सिंह जी, कुछ नहीं हुआ। फिर नरेंद्र मोदी आए, 125वां बाबा साहब का जन्म दिवस का विषय आया। इस देश में संविधान दिवस 2015 में तय हुआ, उससे पहले ये कानून दिवस था। थावरचंद जी गहलोत इसके गवाह हैं, वो मंत्री हैं, उनके मंत्रालय से एक ऑर्डर निकला कि अब से 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो बाबा साहब के 3 दिन हो गए। 14 अप्रैल जब जन्म हुआ, 6 दिसंबर जब परिनिर्वाण को प्राप्त हुए, और 26 नवंबर जब संविधान दिवस के रूप में बाबा साहब ने वो अडॉप्ट किया संविधान, तो वो दिन भी बाबा साहब का ही दिन हो गया। अब 2015 से हम मना रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा भाई ये क्या विषय था, हम सब लोगों को बुलाया उन्होंने, क्या विषय था ये, बीपी सिंह जी क्या बनाना चाहते थे। मैंने कहा साहब एक अध्ययन सेंटर बनाना चाह रहे थे। बोला बनाओ। मैंने कहा साहब कहां, ये तो जगह किसी, कुछ एमपी रह रहे हैं, कुछ हाईकोर्ट के जज रह रहे हैं, जगह तो खाली नहीं हो रही। बोला कैसे करके खाली कराओ। ये नरेंद्र मोदी जी ने जगह खाली कराई, और 15 जनपद जहां अंबेडकर फाउंडेशन का दफ्तर था, आप में से बहुत से लोग गए होंगे स्कॉलरशिप लेने या कोई सहायता लेने, अंबेडकर फाउंडेशन, उस जगह को अब जो जगह बनाई है 200 करोड़ की लागत से डॉक्टर BR अम्बेडकर इंटरनेशनल स्टडी सेंटर नरेंद्र मोदी जी ने बना दिया। उसमें अध्ययन हो रहा है, कई मीटिंगें हुई है, कई फंक्शन हो रहे हैं। तो ये अननेसेसरी का कांग्रेस झूठा प्रचार कर रही है। संविधान उन्होंने बदला, हमने संविधान का सम्मान किया। अब एक रिजर्वेशन का इशू और 2024 के चुनाव में आया। मैं 5-7 मिनट में मेरी बात समाप्त करूंगा। सबसे पहले रिजर्वेशन के खिलाफ नेहरू जी बोलते हैं, बोलते ही नहीं है, लिख करके देते हैं चीफ मिनिस्टर को। उनका लेटर है 27 जून 1961। नेहरू जी ने लेटर लिखा सबको। हमारे भारतीय जनता पार्टी के किसी आदमी ने नहीं कहा कि हम रिजर्वेशन समाप्त करेंगे। नेहरू जी ने कहा रिजर्वेशन से सेकंड दर्जे के लोग पैदा होते हैं। ये SC/ST को ये लेटर पढ़ना चाहिए नेहरू जी का, ओबीसी को भी पढ़ना चाहिए कि ये सेकंड दर्जे के लोग पैदा होते हैं, इसलिए मैं रिजर्वेशन के पक्ष में नहीं हूं। आप चीफ मिनिस्टर हो, आप रिजर्वेशन को प्रोत्साहित मत करो। ये नेहरू जी लिख रहे हैं। हम कब कह रहे हैं भी रिजर्वेशन के खिलाफ, हमने तो बोला ही नहीं। लेकिन हमारे ऊपर झूठा दुष्प्रचार कर रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, SC/ST के लोगों में ज्यादा फैला रहे हैं। दूसरा, 3 मार्च 1985 राजीव गांधी ने नवभारत टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया। यह बहुत शानदार इंटरव्यू है महेश जी। और यह कहा कि जो नेहरू जी ने कहा है सेकंड क्लास, मैं तो कहता हूं बुद्धू पैदा होता है। बुद्धू शब्द यूज किया उन्होंने। किसने? राजीव गांधी ने। एक इंटरव्यू है 3 मार्च 1985 का। आई हैव ए लेटर, मैं दे दूंगा महेश जी को। ऐसा बोला। और उसके बाद 6 सितंबर 90 को जब राजीव गांधी नेता प्रतिपक्ष होते हैं तो मंडल कमीशन की एक रिपोर्ट आती है, उस पे राजीव गांधी कितना बोलते हैं पता है? अगेंस्ट में बोलते हैं, लेकिन कितना बोलते हैं? कोई लोकसभा में जो भी बोलता है, राज्यसभा लोकसभा में 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, कभी कभी कोई घंटा पर बोल देता है। ये बोले 2 घंटा 43 मिनट, 2 hours 43 minutes on the floor of the Lok Sabha against the मंडल कमीशन, against the रिजर्वेशन, ओबीसी के खिलाफ बोले। और हमें कह रहे हैं कि आप ओबीसी के खिलाफ हो। वो तो रिकॉर्ड पे भाषण है राजीव गांधी जी का। और अभी 10 सितंबर 2024 को राहुल गांधी जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी इन अमेरिका, मैं बोला कि नहीं बोला कि अगर मुझे अवसर मिलेगा तो मैं रिजर्वेशन को समाप्त कर दूंगा। तो ये संविधान भी इन्होंने ही बदला। ये झूठा नैरेटिव नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ पैदा कर रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी सबसे लोकप्रिय, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है नरेंद्र मोदी जी। और रिजर्वेशन के खिलाफ भी झूठा नैरेटिव पैदा कर रहे हैं। इसलिए आज का जो अवसर है वो मुझे लगता है बहुत अच्छा अवसर है, जिसमें ये इस बुक्स में बहुत सी चीजें मिलेगी। हमारे SC/ST OBC समाज में जाएगी तो
सबको पता लगेगा किस तरह से कांग्रेस ने बाबा साहब का भी अपमान किया, संविधान में छेड़छाड़ की, संशोधन किया और रिजर्वेशन को भी समाप्त करने का प्रयास किया। ये जब जागृति आएगी, आ गई अधिकतर, हरियाणा में देख लिया ना आपने, हरियाणा में आई ना भाई साहब जागृति की नहीं आई, आगे तो हरियाणा के लिए भी बहुत जोरदार ताली बजा दो आप। और हमारे आदरणीय बीएल संतोष जी का एक शानदार प्रबंधन था हरियाणा में, इनके लिए भी जोरदार ताली बजाइए आप। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर भारत के महान सपूत थे। उनका जो सपना था कि समाज में इक्वलिटी आनी चाहिए, जो ये 25 नवंबर 1949 के भाषण का महेश जी जिक्र कर रहे थे कि 26 जनवरी 1950 को वी विल अचीव पॉलिटिकल इक्वलिटी, बट व्हाट विल हैपन टू सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी। नरेंद्र मोदी जी ने आकर के देखा, एक गांव में लाइट है, एक गांव में लाइट नहीं है। ये इक्वलिटी थी। 18,000 गांव थे ऐसे जहां लाइट नहीं थी। नरेंद्र मोदी जी ने 18,000 गांव में लाइट ला करके इक्वलिटी लाए। किसी के घर में नल है, पानी पीने के लिए घर में टूंटी खोलता है, पानी आता है। ऐसे बहुत से करोड़ों घर हैं जब जल से नल नहीं है, दूर से लाना पड़ता। तो इनइक्वलिटी, नरेंद्र मोदी जी ने इसको भी महसूस किया और जल से नल योजना बना करके 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को ऐसा प्रावधान किया, नल से जल उपलब्ध कराने का बात किया। लाइट हो, पानी हो, मकान हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, कौन सी योजना की बात करें, हर योजना में नरेंद्र मोदी जी ने इक्वलिटी लाने की बात करी। जो बाबा साहब सोचते थे, जिन्होंने 25 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में अपना लास्ट भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने जोर दिया था कि हम 26 जनवरी 1950 को पॉलिटिकली इक्वलिटी तो हम हासिल कर देंगे, 1 पर्सन 1 वैल्यू 1 वोट, लेकिन व्हाट विल हैपन टू सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वलिटी, उसको दूर करने का काम अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी SC ST और ओबीसी समाज के मसीहा बन गए हैं। इसलिए मैं मेरी बात को समाप्त करने से पहले एक नारा जो सब जगह लगता है, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, इस नारे को आप लगाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, भारत माता की जय।